एक बार फिर से नया वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मेरा किसी और से नहीं खुद से वादा है। आज है इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश सिलेबस किसका है? लिखा है फॉर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, मतलब अग्निवीर स्कीम के लिए जो अभी 23 में होने वाला है, जनवरी 23 में होने वाला है, उसके लिए अग्निवीर का सिलेबस क्या है। मतलब नया सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, मैंने नहीं बनाया, उसी वेबसाइट से मैंने निकाला है। और पूरा ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आने वाला है, और इन जो दिन बचे हैं उसमें इंग्लिश को कैसे कंप्लीट कर लें कि हमारे ठीक ठाक नंबर आ जाए। बहुत लोग इंग्लिश में कमज़ोर हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है लास्ट तक, तो उसको अच्छे से समझ लेंगे और आराम से डिस्कस कर लेंगे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वोकैबलरी कहाँ से पढ़ें, ग्रामर को कितना टाइम दें, और दूसरे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें इंग्लिश के साथ साथ। तो अच्छे से एक बार देख लेंगे, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पूरा देख लेना। पता नहीं आपकी इंग्लिश कैसी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, आप निकाल लोगे। किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अब तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कोई किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि पता नहीं आपका सिलेबस कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ग्रामर अच्छी है कि आपकी वोकैबलरी अच्छी है कि आपका फिजिक्स अच्छा है कि मैथ्स। जब तक ओवरऑल तीनों में पास नहीं होगे, कट ऑफ को पार नहीं करोगे और उससे ज़्यादा नंबर नहीं लाओगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आफ्टर ऑल हम लोगों का मोटिव क्या है? सिलेक्शन लेना। किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आ जाएं और दूसरे में फेल हो जाओ तो क्या फ़ायदा। यानी सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे के चलना है, इंग्लिश को भी, मैथ्स को भी और फिजिक्स को भी, यानी सब में पास होना है और लास्ट तक सिलेक्शन लेना है, बस। और कुछ नहीं, पीएचडी नहीं करनी है। और जिसको पीएचडी करनी है आराम से 2-4 किताबें खरीद ले, आराम से पढ़ने लगे। तो मैं बुक भी बताऊंगा किस में कितना प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन कहाँ से देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होते हैं। अगर प्रैक्टिस को आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो फ़ोन पे, जितना टाइम होता है 60 मिनट का टाइम होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 20 मिनट का टाइम मिलता है। और सबका सेपरेट अलग अलग टाइम खुलता है, ठीक है। 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए सेपरेट मिलेंगे, 20 मिनट आपको मैथ्स के लिए सेपरेट मिलेंगे, और 20 मिनट फिजिक्स के मिलेंगे। यानी 20 मिनट इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश ही उसमें खुलेगा, मैथ्स नहीं खुल जाएगा कि आप इंग्लिश का टाइम बचा के फिजिक्स में दे दोगे, या फिजिक्स का टाइम बचा के आप इंग्लिश में दे दोगे। सबके 20 मिनट्स होते हैं, और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में ऐसे पेपर खुलता है स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में पेपर होता है, आप सभी को पता होगा, ऑनलाइन है। और निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत आप सही करोगे और उसके बाद 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो वो आपका सही वाला क्वेश्चन उसमें माइनस हो जाएगा, यानी आपके नंबर 0 हो जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो आपका कट जाएगा। यानी निगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि पूरे क्वेश्चन करके आओ और निगेटिव अपना सही वाला भी नंबर कटवा लो। तो क्वेश्चन आपको उतने करने हैं जितने आपको आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 70 में से पूरे क्वेश्चन करके आ जाओ, 70 में से 70 इतने कर लेने कि आपकी कट ऑफ को देखते हुए, कि देख रहे हो पिछली बार 43 और इस बार 28 से 38, समझ रहे हो कट ऑफ कैसे बढ़ रही है। तो अब उस हिसाब से चलना है कि हमारा कट ऑफ में आ जाए, यानी 50 मार्क्स के अराउंड, यानी 45 के अराउंड, 45 या 48 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएं तो आराम से सिलेक्शन आपका फाइनल लिस्ट में हो सकता है। और देखो आगे फिर पेपर कैसा आता है। अब तो नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है, तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो तो पेपर देने के बाद। और पहली बार लगा है डिफेंस के इतिहास में, ऐसा डिफेंस में होता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लगे। एयरफोर्स में ये और अग्निवीर पहली बार तो लग गया 4 साल के लिए, और इसके बाद फिर ये नॉर्मलाइजेशन लग रहा है। देखेंगे क्या क्या होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस की, ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस क्या है और इसको कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको वोकैबलरी, ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखो लिखा है सबसे पहले टॉपिक प्रपोज फॉर द न्यू पोर्टल, यानी नए के लिए, ठीक। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आपको इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। और अभी मैं शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कंप्रीहेंसन, यानी ग्रामर की आपको कंप्रीहेंसन के पार्ट को चेक करने के लिए क्या पूछा जाएगा आपका 4 नंबर का एक, जिसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एयरफोर्स में सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, यानी 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। यानी देखो अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पैसेज के, और वो सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और ये आपको कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए पूछा जाएगा। नंबर 1 पार्ट, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसका मोटिव क्या है? टू ड्रॉ इन्फेरेंस, यानी उसका निष्कर्ष क्या निकला है उस टॉपिक का, जो पैसेज दिया होता है उसका मोटिव क्या है, ये पूछा जा सकता है। और नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं?
टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी, यानी पैसेज से रिलेटेड एक वर्ड दिया होगा, वोकेबलरी पैसेज से ही एक उठा के दे देते हैं और उसका वोकेबलरी पूछा जाता है, सैनोनिम या एंटोनिम ऐसा करके पूछा जाता है। यानी 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से आएंगे। ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं आता, जैसे कि लिखा है शॉर्ट पैसेज, लेकिन जितना छोटा पैसेज आएगा उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। और वोकेबलरी में तो आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि नया पैसेज शायद आ जाता है, वहाँ पे हर बार नया आ जाता है। अगर पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वोकैब भी अगर वही वाली आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्व कर लोगे। तो यानी पैसेज को आपको अच्छी कमांड थोड़ी होनी चाहिए, तब आप 4 में से 4 क्वेश्चन सही कर पाओगे, नहीं तो एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा वोकेबलरी वाला। ठीक, आगे इतना कठिन नहीं होता है, आराम से, ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए कि बहुत ज़्यादा कठिन आएगी। देखो जैसे लिखा है कि शॉर्ट पैसेज, यानी छोटा पैसेज आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए एयरफोर्स अग्निवीर का पेपर है, एनडीए का पेपर नहीं है, ना ही सीडीएस का पेपर है। सीडीएस की बात अलग होती है, एनडीए की बात अलग होती है। अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट मैं देखो इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। अभी इसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, एक पार्ट में इनका पूरा ग्रामर है और दूसरे पार्ट में मैं वोकेबलरी को डिस्कस करूँगा। मैं फिर बताऊँगा कि आपको चलना कैसे चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, ठीक है। ग्रामर में क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब से क्वेश्चन मिल जाएगा, जीरो से। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी टेंस से आपको पढ़ना है पूरा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, यानी कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये सारे आपको पढ़ने हैं। यानी सिंथेसिस आपको पूरा इंटरमीडिएट वाला अच्छे से पढ़ना है, और उसको थोड़ा एडवांस करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयरफोर्स है अग्निवीर। अफर्मेटिव, निगेटिव, कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी पूरा सिंथेसिस पढ़ना है आपको। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो वैसे भी डिग्रीज उसमें पढ़ाई जाती है, एडजेक्टिव में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। और फिर लिखा है ग्रामर 2, फिर क्या है ग्रामर 2 में देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी पूछे जाएंगे। यानी उस दिन मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब में अपने ही चैनल में, कि नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन, या एडजेक्टिव से नाउन, और प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, ऐसे करके वीडियो डाला था। जिसने नहीं देखा है देख लो एयरफोर्स के ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से नाउन बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, ये आपको आना चाहिए। एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, वर्ब से, आगे देखो क्या लिखा है, वर्ब से एडवर्ब बनाना, और फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, वर्ब से एडवर्ब, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, ये सारे बनाने आने चाहिए। यानी वर्ड में जैसे कोई वर्ड लिखा है, जैसे लिखा है रिपेयर, तो रिपेयर क्या होता है, एक वर्ब होती है। रिपेयर क्या है, वर्ब, और इसका आपको बताना है क्या, नाउन बनाना है। रिपेयर क्या है, वर्ब से आपको बनाना है नाउन, तो रिपेयर से रिपेयर्स हो जाता है। रिपेयर्स क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। ऐसे मतलब कोई वर्ड लिखा होगा, अगर एडजेक्टिव लिखा है तो बोलेगा नाउन बनाओ, नाउन लिखा है तो बोलेगा एडजेक्टिव बनाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। देखो ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने अपने मन से नहीं लिया, ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस। इसके बाद ग्रामर में और क्या, डिटरमाइनस आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, डिटरमाइनस आप एडजेक्टिव पढ़ लोगे। प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पक्का आता है। नाउन एंड प्रोनाउंस पूछे जाएंगे। एडजेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है, और एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल्स सब पूछे जाएंगे। क्लॉज वगैरह क्वेश्चन आ जाता है, एडवर्ब क्लॉज का, और रिलेटिव क्लॉज, टाइम क्लॉज का। वोकैबलरी, अब वोकैबलरी में देखो क्या क्या आएगा, सिनोनिम आएगा, पक्का एक सिनोनिम आता है, हर बार एक सिनोनिम आता है। एक एंटोनिम 100% आएगा। वन वर्ड पक्का एक आता है। स्पेलिंग पिटफिल्स, यानी स्पेलिंग से रिलेटेड वर्ड पूछा जाता है, यानी करेक्टली स्पेल जिसको बोलते हैं वो पूछा जाता है, एक जरूर पूछा जाता है। एडियम जरूर पूछा जाता है, एक कभी कभी एडियम नहीं आता है। वर्ड ऑफ एंड कन्फ्यूज, वर्ड पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने वाले। सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड पिटफिल इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कभी कभी वर्ड का यूज करके पूछ लेते हैं। यानी वोकैबलरी आपको 5 नंबर की मिल जाएगी। देखो एक सिनोनिम हो गया, एक एंटोनिम हो गया, एक वन वर्ड हो गया, और एक स्पेलिंग एरर हो गई, और एक वर्ड एडियम फ्रेजेस पूछा जाएगा। यानी 5 नंबर की वोकैबलरी, 4 नंबर का पैसेज, कितने नंबर हो गए, 9, और 11, और अभी लास्ट में और PQRS। अभी और आगे देखते हैं। नरेशन, एक क्वेश्चन नरेशन का सबके में आता है, मस्ट है, बिल्कुल जरूर। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको एग्जामिनर हटा ही नहीं सकता। नंबर 1 एक्टिव पैसिव जरूर आता है, सबके पेपर में आता है, 100% आता है। सिनोनिम एंटोनिम सबके पेपर में आता है। स्पेलिंग एरर सबके पेपर में आता है, और एडियम फ्रेजेस सबके पेपर में आता है। वन वर्ड सबके पेपर में आता है, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सबके पेपर में आता है। PQRS सबके वाले में आता है। एक्टिव पैसिव सबके वाले में आएगा। नरेशन भी सबके वाले में आता है। तो यानी नरेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। नरेशन के 2 वाले पार्ट, कमांड वाले सेंटेंसेस और स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, वेरियस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, देखो पूरा डिटेल दिया गया है। और आगे एक पार्ट और था, क्वेश्चन वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टेंसेज, यानी टेंस आपको अच्छे से करना है। टेंस से भी क्वेश्चन आ जाएगा, एरर में भी आ सकता है टेंस का यूज, और आपका टेंस यानी पूछा जाएगा, अच्छे से टेंस आपको कर लेना है। फिलअप्स में पूछा जा सकता है, फिलर में आता है, और फिलर में टेंस का पूछा जा सकता है। एक्टिव पैसिव
वॉइस आएगा, या अगर एक्टिव दिया है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव दिया है तो एक्टिव में चेंज करना है। चेंज रिक्वायर अंडर ईच सेंटेंसेस, यानी पूरे जितने सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वो पूरे आपको आने चाहिए। और दूसरा कंडीशन किस में आ सकती है, एक्टिव और पैसिव के लिए आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड वाली पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस, और मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड वो पूछा जा सकता है एक्टिव वॉइस, और इन्फिनिटिव वाला जो पैसिव वॉइस होता है उससे पूछा जा सकता है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का जो पैसिव वॉइस बनता है वो पूछा जाएगा। लास्ट में लिखा जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस मतलब क्या होता है, जो देखो मैं बता रहा हूँ PQRS। जंबल सेंटेंस क्या होता है, PQRS, यानी P एक सेंटेंस दिया होता है, एक Q और एक R और एक S, इनको जंबल करना होता है। ये आगे पीछे करके दिए होते हैं, इनका सेंटेंस एक बनाना होता है ताकि ये क्लियर मीनिंग दे सके। तो ये रहा एयरफोर्स का सिलेबस। कि सिलेबस में मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको ग्रामर ठीक ठाक तरीके से करनी है। अगर आपको पास होना है तो ठीक ठाक, यानी 14-15 नंबर या 16 नंबर लाने हैं तो ठीक ठाक करनी पड़ेगी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम ये 5-6 नंबर की वोकैब तो ऐसी चीज़ है कि इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और मेरा वोकैब का तरीका यह रहता है जुगाड़ से, यानी ट्रिक से। उस वर्ड निमोनिक से कैसे याद करते हैं आप देख लेना, वीडियो पढ़े हैं इसमें। और अगर मॉक टेस्ट चाहिए एयरफोर्स का तो आप बताना, मैं अपलोड करने लगूँगा। और ये रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज अच्छे से पढ़ना है आपको। नरेशन भी ठीक ठाक पढ़ना है। ऑप्शन में आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑप्शन देख के सही कर, लेकिन ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं कभी कभी बहुत ईजी रहते हैं। जंबल सेंटेंस अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तभी सॉल्व कर। टाइम देखो यार इसमें बहुत रहता है, इंग्लिश में टाइम बहुत रहता है। आप 10 मिनट में आराम से ग्रामर पूरी कर लोगे अगर आपको आती है तो, और 10 मिनट रहता है पैसेज के लिए, क्योंकि पैसेज थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि छोटा सा पैसेज होता है, उससे क्वेश्चन निकालने होते हैं। और वो कैब वाला तो आता है, अगर वो कैब वाला क्वेश्चन तो ये कर पाओगे, उसमें चाहे जितना टाइम मिले नहीं कर पाओगे। और ये ऐसी चीज़ रहती है कि आगे बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिला तो इंग्लिश ही उस पर चलेगी, मैथ नहीं खोल सकते हो आप। और मैथ जब खुलेगा तो इंग्लिश नहीं खुलेगी, यानी एक एक पार्ट इसमें खुलता है एयरफोर्स में, यही प्रॉब्लम होती है। और नेवी में तो पूरा शायद पेपर खुल जाता है, नेवी का मैंने नहीं दिया और एयरफोर्स का दिया है। कोस्ट गार्ड का पूरा पेपर खुल जाता है, यानी आप इंग्लिश भी कर सकते हो, मैथ भी कर सकते हो, पूरा खुल जाता है। एयरफोर्स में एक एक पार्ट खुलता है। तो आप यानी पूरा ग्रामर को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। वोकैबलरी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वोकैबलरी याद करनी पड़ेगी अच्छे से। और मैं बता रहा था कि अब लास्ट में बुक कौन सा ले लें, वोकैबलरी कहाँ से पढ़ें। अगर मेरी बात मानो, कुछ मानते हो मुझे, मैंने दे दिया है 4 बार इंडिया का पेपर दिया है, एयरफोर्स का दिया है। अगर मेरी बात मानो तो आप SP बख्शी की एक बुक आती है, SP बख्शी, ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टॉल में जहाँ कंपटीशन की बुक मिलती है, ऑनलाइन ले सकते हो। SP बख्शी की एक बुक आती है, नाम ही है उसका SP बख्शी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश उसमें लिखा, उस पर बहुत अच्छी वोकैबलरी दी गई है, बहुत अच्छी वोकैबलरी। आइडम फ्रेजेस बहुत अच्छे दिए गए हैं, वन वर्ड भी दिए गए हैं। एयरफोर्स में जितना पूछा जाता है सब कुछ दिया गया, मोर देन इनफ है। पूरे वोकैब भी है, ग्रामर भी है, कंप्रिहेंशन भी है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन, यानी एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वोकैब भी मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर यानी ग्रामर भी मिल जाएगी, और आपको कंप्रिहेंशन भी मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, मोर देन इनफ है। NDA भी देना चाहो तो वो बुक अच्छी है, मतलब ठीक है, तो आप उसी से वोकैबलरी कर सकते हो। मेरी माने तो SP बख्शी यानी बुक ले लो, और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जब बुक वैसे सारी अच्छी होती है, मैं किसी बुक के लिए मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ SP बख्शी का, और ना मैं प्रमोशन के लायक हूँ, इतना बड़ा चैनल भी नहीं कि मुझे कोई वहाँ से अमाउंट मिलेगा, पेड पैसे मिलेंगे प्रमोशन के, नहीं। मेरे पास तो 4-5 बुक है इंग्लिश की। एक्यूमेन भी है, इंग्लिश एक्यूमेन, गोपाल वर्मा सर की। करेक्टिव इंग्लिश है, ये वाली है। एक्सीलेंट है, लूसेंट की है मेरे पास। और जिसको जिस बुक से अच्छा लगता है, बुक सारी अच्छी होती है, लेकिन उसमें आपको किस में समझ में आता है, किस बुक में। तो मुझे लगता है कि SP बख्शी की लैंग्वेज थोड़ी बहुत अच्छी दी है, और सारे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। जैसे नाउन है तो नाउन में पूरा अच्छे से डिस्कस पूरा किया गया है, पूरे रूल पूरा अच्छे से। क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए, प्रीपोजिशन है तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, नरेशन में बहुत सारे, टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और रूल भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और वोकैबलरी भी बहुत बढ़िया मस्त वाली वोकैबलरी दी गई है, बहुत सारी वोकैबलरी है। आइडम फ्रेजेस भी काफ़ी हैं, वन वर्ड भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, यानी मोर देन इनफ है, आराम से कर लोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वन वर्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे, हर चीज़ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी से वोकैबलरी आप कर सकते हो। और ऑनलाइन वोकैबलरी देखना चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, परीक्षा ऐप से आप ऑनलाइन दे सकते हो, और किसी ऐप से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, कहीं से भी दो ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कम से कम 20-25 ज़रूर लगाने हैं। यूट्यूब से दे लो, और ऐप में किसी के दे लो, ऑनलाइन परचेज कर लो, यानी 20-25 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से ज़रूर पूरे फुल वाले, इस सेपरेट उसके लगा सकते हो, सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, मैथ के, फिजिक्स के अलग अलग।
और पेपर के लास्ट टाइम में आपको मॉक टेस्ट जरूर देने, कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट अच्छे से लगा के जाइए और उनको एनालाइज करिए, देखिए कि मेरे कहाँ पे मार्क्स गड़बड़ हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा वाला सब्जेक्ट ज़्यादा वीक जा रहा है। अभी से थोड़ा सिलेबस अगर आपका हो चुका है ठीक ठाक तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। लास्ट के 10 दिन में फिर 5 दिन बचते हैं, फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हो नंबर नहीं यहाँ अच्छे आ रहे हैं, फिर डिमोटिवेशन होता है कि यार अब क्या होगा, उतने टाइम सिलेबस कर भी नहीं सकते। अभी से अगर सिलेबस काफ़ी हो चुका है तो जितना हो चुका है उसका मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ताकि पता चले कि हमारा लेवल कहाँ पे है और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक जा रहा है, उसी पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपको अग्निवीर सही में निकालना है तो ज्वाइन करना मत करना, 4 साल की क्या है वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है वो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन जिसको सच में क्लियर करना है एग्ज़ाम तो थोड़ा एक फोकस होके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यार 3,000-2,500 वैकेंसी होती है और इतना सारा फॉर्म भरा जा रहा है। हम भी इतने दिन से तैयारी कर देख रहे हैं कंपटीशन को, आप भी अच्छे से समझ रहे होगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आधे नंबर से एक नंबर से लोगों का रुक जा रहा है, तो आपको अच्छे से फोकस होकर तैयारी करना है। बेस्ट ऑफ लक। मैंने बीच में बार नहीं बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो एयरफोर्स की अग्निवीर की तैयारी करते हैं, उनको शेयर कर देना। और इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हो तो इसमें जुड़े रहें और इंग्लिश को नास्ते नाबूद करने के लिए अच्छे से पढ़ते रहें इंग्लिश को और जुड़े रहें लेट्स लर्न इंग्लिश से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।